काउंसलिंग साइकोलॉजी ब्लॉक 4 का यूनिट 10 है। ये किशोरावस्था, ये बाल एवं किशोर में परामर्श। ठीक है, बाल अवस्था यानी बच्चे के लिए और किशोरों के लिए काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए। किशोरावस्था के दौरान जो है विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारी बॉडी, मेंटल, फिजिकल हेल्थ है ना, और इमोशंस, संज्ञानात्मक, इन 4 जो हमारे प्रकार हैं इनमें विकास होते हैं। ठीक है, अगर बायोलॉजी आपकी अच्छी रही है तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, और नहीं भी रही है तो भी हम इसके बारे में और जान लेते हैं। इनके 4 चरण होते हैं, 4 परिवर्तन होते हैं हमारे किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, किशोरावस्था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किशोरावस्था को स्वस्थ वयस्क का महत्वपूर्ण भविष्य सूचक माना जाता है। किशोरावस्था में उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, हमारे 10 साल से लेकर 19 साल की आयु को किशोरावस्था कहा गया है। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक यानी सोच विचार करने के तरीके, डिसीजन लेने में, है ना। फिर आता है सांवेगिक यानी इमोशन, फिर आता है मनोसामाजिक। पहला हमारा किशोरों में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में जैसे आवाज में चेंजेस होती हैं, है ना, और बॉडी के कुछ पार्ट्स पे हेयर का ग्रोथ होता है ना। लड़की की आवाज अलग हो जाती है, लड़की की आवाज भारी, लड़कों में भारीपन आवाज में आना लगता है ना, पिच बदलने लगती है आवाज की। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन में इन सबको आप लिख सकते हो। हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा किशोरों में संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरों में औपचारिक क्रियाशील विचार के चरण में है। किशोरों में संज्ञानात्मक विकास तर्कना कौशल और अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के विकास से चिन्हित होता है। यानी उनमें तर्क वितर्क करना, किसी बात को समझना और उस पर खोजबीन करना, है ना, सही डिसीजन लेने में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। किशोरावस्था की अवस्था में अधिसंज्ञान क्षमता का विकास भी होता है। इस अवस्था में किशोर अपनी सांवेगिक अवस्थाओं, इमोशनल स्टेज, अपनी भावनाओं, फीलिंग्स के बारे में सोचने की क्षमता विकसित करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। फिर आता है तीसरा हमारा किशोरों में सांवेगिक विकास, उनकी इमोशंस, भावनाओं के बारे में। भावनाएं जीव की मनोभौतिक अवस्थाएं हैं। प्रक्रियाओं, भावनाओं, व्यवहारगत पैटर्नों और आनंद की भावना, क्रोध, दुख आदि से जुड़ी होती है। यानी कि किसी किसी बच्चों में आप देखो कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, जब वो अपने एज में रहते हैं, 19-20 की एज में रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किसी को देखोगे कि कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिंग होता है, कोई बहुत ज्यादा केयरिंग होता है, लेकिन ज्यादातर आजकल के बच्चों में आपको गुस्सा और दुख, यानी कि यार मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मतलब मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालांकि उनको पता ही नहीं है कि अभी आगे चल के उनके साथ और क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं। ठीक है, तो हमारी इमोशनल विकास में आप ये सब लिख सकते हो। फिर आता है किशोरों में मनोसामाजिक विकास। किशोरों में मनोसामाजिक विकास कई क्षेत्रों में होते हैं। पहला है स्वायत्तता। इस उम्र के दौरान किशोर अपने जीवन जीने के तरीकों को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं कि उनका जीवन जीने का तरीका क्या है, उनको फ्यूचर में क्या करना है, इन सब चीज़ों की, और उसमें गोपनीयता अपना रखना कि हम अपनी चीज़ों को पर्सनल रखना चाहते हैं, है ना। उनको पर्सनल रूम, है ना, इन सब चीज़ों की डिमांड करना, या फिर मुझे अपना सेलफोन चाहिए, या मेरी प्राइवेसी कहाँ है, और अपनी स्वतंत्रता के बारे में भी पूछते हैं कि मेरी स्वतंत्रता कहाँ है। अगर उनको किसी ड्रेस पहनने में वो ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करते तो उसके बारे में पेरेंट्स से या घर वालों से लगेंगे कि मैं ये ड्रेस क्यों नहीं पहन सकता या पहन सकती, है ना, मैं यहाँ क्यों नहीं जा सकता, इन सब चीज़ों का। फिर आता है दूसरा पहचान निर्माण। तो सरल शब्दों में पहचान का अर्थ है स्वयं के बारे में बनाई गई धारणाएं, यानी आप खुद को कैसे समझते हो, आप दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। जाति, संस्कृति, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होता है। किशोरावस्था का चरण उन व्यक्तिगत भूमिकाओं की अन्वेषण द्वारा चिन्हित किया जाता है जिसे किशोर अपनी वयस्कता में निभाने वाले हैं। अपनी आगे की जो एज होती है 22-23 की एज है, उसमें जो वो निभाने वाले हैं उस भूमिका के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा करियर क्या होगा, हमें आगे क्या करना। फिर आता है भविष्य उन्मुखीकरण।
ठीक है। यह क्षेत्र भविष्य के करियर और व्यावसायिक विकल्पों पर केंद्रित है कि जो बच्चा जो है 10 से 19 साल का बच्चा वो आगे चलकर क्या करना चाहता है, टीनेज जो है वो अपने फ्यूचर में क्या प्लान करना चाहते हैं, कि वो आगे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद, है ना, वो क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होती है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो उनके करियर में उनकी मदद कर सके। फिर आता है हमारा व्यवहारगत और सांवेगिक विकार। अब जो इनकी जो एज है बच्चों की और किशोरों की, इसमें बहुत सारी इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस आते हैं और उससे कुछ डिसऑर्डर्स भी बनते हैं। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला हमारा है व्यवहारगत विकार का डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। ये हमारे छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है 12 साल की एज तक। अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं, इसमें ध्यान की कमी हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं चंचल होते हैं, मतलब हर बच्चा चंचल होता है अपने आप में, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं। मतलब वो अगर खाना भी खा रहे हैं तो उनका हाथ पैर हिलते रहेगा, ठीक है। कोई खेल भी खेल रहा है उसमें भी वो बातें करते रहेंगे, है ना, खेलते खेलते, सोते सोते भी हाथ पैर हिलाना, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी। तो इस पे हम ध्यान देंगे कि उनकी ध्यान की कमी होती है। अटेंशन डिफिकल्टी पहला ही हमारे नाम में दिखाया गया है, उनमें ध्यान देने की कमी होती है। आवेग, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं किसी चीज़ पे, है ना। अति सक्रियता और अपेक्षित समय तक बैठने में असमर्थ, मतलब वो एक जगह पे टिक ही नहीं सकते, ठीक है। इधर से उधर भाग दौड़ करना, उछल कूद, मतलब जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा चंचल है तो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, टिक नहीं सकते, या किसी एक बात पे नहीं रख सकते हैं। कुछ बात करेंगे उससे कुछ और किसी और टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं और इसमें माता पिता को भी शिक्षित किया जाता है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ADHD की प्रॉब्लम है, यानी अटेंशन डिफिकल्टी है, जो कि आपका बच्चा चंचल नहीं है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है, ठीक है। अब पॉजिटिव वे में उनको समझाया जाता है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनकी इस हाइपर एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। फिर आता है दूसरा भोजन विकार यानी ईटिंग डिसऑर्डर। जैसे किशोरों में होती है उसी तरह से बच्चों में भी होती है, किशोरों में भी होती है। किशोरों के खाने के पैटर्न साथियों, मीडिया और सामाजिक सांस्कृतिक दबाव से प्रभावित होता है। अगर कोई मीडिया पे कोई अच्छा सा फूड बहुत ज़्यादा हो रहा है, विख्यात है, जैसे पिज्ज़ा वगैरह, तो लोग चाहेंगे कि हम भी ये खाएंगे। ऐसा खाना खाने से या फिर इस रेस्टोरेंट में जाने से हम रईस कहलाएंगे, ठीक है, हमारा बहुत नाम होगा, मीडिया में नाम होगा। या फिर बहुत लोगों को देखोगे ना, खाने की फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, आज मैंने ये खाया, इस रेस्टोरेंट में ऐसे खाया, हम लोग फ्रेंड लोग ग्रुप में हम लोग ये खाना खाते हैं ना। तो ये सिर्फ एनोरेक्सिया नर्वसा और बुलिमिया नर्वसा, इन सब टाइप की बीमारियाँ होती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। खाने के विकारों में ये सब रुचि बहुत ज़्यादा होने लगती है या फिर बहुत कम हो जाती है, और फिर खाने के बाद उनको अपराध बोध होता है कि यार बेकार ही खा लिया, ठीक है, मेरी हेल्थ इशू हो रही है। फिर दूसरा आता है आचरण विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर। इसे लोगों या जानवरों के प्रति बार बार और लगातार क्रूरता, बेईमानी, आक्रामकता, विनाशकारिता, पश्चाताप की कमी और उदासीनता से चिन्हित किया जाता है। यह बचपन की सामान्य शर्तों से परे है। दूसरा आता है मनोग्रसित बाध्यता विकार, OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, किशोरों में भी होता है, हर एज के लोगों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों और किशोरों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है ना कि मतलब आपको बार बार हाथ धोने की या साफ सुथरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, कि बेड थोड़ा सा भी आपने सही किया है बेड, और फिर थोड़ी देर पहले मतलब कोई आकर बैठ गया, आप तुरंत उसके उठते ही आप बेड को सही करने लोगे। इससे बहुत गंदा असर करता है आपके सामने वाले लोगों पे या घर फैमिली पे। लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब साफ़ सफाई तो करनी चाहिए, कोविड के टाइम तो और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो हाथ धोएंगे कि उनकी हाथ जो है, एकदम गर्मी का दिन हो या कोई भी सीजन, उनकी हाथ जो है ख़राब हो जाएंगे, स्किन पूरा निकलने लगेगा, स्किन हड्डियाँ दिखने लगती, इतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी हमारा OCD कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। फिर आता है वियोजक दुश्चिंता यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। यह माता पिता के कथित अलगाव है ना, कि आपके माता पिता का मे बी डाइवोर्स टाइप का ऐसा कुछ सिचुएशन है, या फिर उन दोनों में मनमुटाव ज़्यादा होता है, तो इसमें ये डिसऑर्डर रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ कर न चले जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों का। फिर आता है विशिष्ट दुर्भीति, स्पेसिफिक फोबिया, किसी एक स्पेसिफिक फोबिया, मान लो एनिमल से डर लगता है, या कहीं ऊंचाई से, हाइट से प्रॉब्लम है, या बहुत गहरी जगह से, बहुत पानी जहाँ पे, उससे डर, स्पेसिफिक फोबिया भी होता है बच्चों में और वयस्कों में, किशोरों में। फिर आता है सामाजिक दुर्भित्ति यानी कि सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होता है कि आप लोगों से बात कम करना चाहते हो, है ना, इंट्रोवर्टेड होते हो, आप लोगों से कम बात करना चाहते हो, भागना चाहते हो, है ना,
सोशल चीज़ों से दूर रहना चाहती है, यानी सोसाइटी जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, बाजार हो गया, मॉल हो गया, इन सब चीज़ों से आप दूर रहना चाहते हैं। फिर आता है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में तो पता ही है कि ये बहुत ही खतरनाक है। ये अगर अपने हाई स्टेज पे आ जाता है तो इसमें क्या होता है, हम लोगों से भागना चाहते हैं, खुद को बंद करना चाहते हैं एक कमरे में, खुद को बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं कि हम बहुत गलत किए हैं, हमारे में बहुत कमियां हैं, ठीक है, जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आत्मघाती भी उसमें हो सकता है, यानी कि खुद को चोट पहुंचाना या दूसरों को हानि पहुंचाना भी हो सकता है। दूसरों को नहीं, डिप्रेशन में इंसान खुद को हार्म करना चाहता है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। फिर आता है विकास संबंधी विकार, यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से विकार होते हैं। पहला है प्रमस्तिष्क अंगघात। यह गैर क्रमिक विकार है जिसे मुख्यतः विकास संबंधी देरी और पेशीकरण, मतलब कुछ बच्चों में ना डेवलपमेंट बहुत लेट से होता है, तो कुछ बच्चों में 5 साल की उम्र में ही वो 2-3 लैंग्वेज सीख लेते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो 10-12 साल के हो गए लेकिन अब वो अपनी एक मदर टंग भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें भी होती है। फिर आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है। इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना, हाथ पैर को झटकना बार बार, है ना, एक जगह वो टिक नहीं पाते हैं, उनके बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बच्चा रुक रुक के बोलता है या हटला कर बोलता है, एक चीज़ को बोलने में उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है और वो लोगों से घुलने मिलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। उस सिचुएशन पे बच्चे को बहुत ज़्यादा लव और केयर की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसके थ्रू उनका इलाज किया जाता है। फिर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम को 21वें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसके लक्षणों में मंगोलियाई चेहरा, खुरदरी या मोटी त्वचा होना, स्किन का मोटा होना, हल्की से मध्यम बौद्धिक अक्षमता, संगीत और नृत्य के प्रति झुकाव, है ना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार शामिल है। कहते हैं बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता 70 से कम आईक्यू और अनुकूलित, यानी बच्चों में क्या है, आईक्यू लेवल की कमी होना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी, ये सब। फिर आता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी भी बहुत टाइप का होता है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, यानी कि उसको मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा, तारे जमीन की मूवी हमने देखी है, उसमें वो जो उस बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उस लड़के को, तो उसमें क्या होती है, उसको मैथ्स या फिर इंग्लिश के कुछ बी और डी जो है, छोटे स्मॉल बी, कैपिटल तो हमें पता चल जाता है कि डबल सर्कल रहेगा तो वो बी है, पर स्मॉल में कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, और कभी हमें मतलब बड़े होने के बाद भी कभी कभी कन्फ्यूजन हमारा क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, कि बी, स्मॉल बी और स्मॉल डी दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कभी दोनों को एक जैसा पढ़ देता है या फिर उसको समझने में बहुत ज़्यादा बच्चा टाइम लगा देता है, या फिर यू और भी थोड़ा थोड़ा सेम की तरह है, एम और डब्ल्यू है ना, उसको उल्टा करना है तो एम होगा, सीधा करना है तो डब्ल्यू होगा। इस टाइप की डिफिकल्टी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है। फिर मादक पदार्थों का सेवन यानी सब्सटेंस यूज। मादक पदार्थ यानी कि नशीली चीजें, जैसे दारू, शराब, बियर, विस्की, वोडका, है ना, सिगरेट, खैनी, गुटखा। कुछ लोगों को तुलसी, कुछ पत्ती चबाने की आदत होती है जो बहुत ज़्यादा चबाते हैं, है ना, मतलब कुछ भी, किसी लोग को पेंसिल या मिट्टी खाने की, कुछ ग्रामीण लोगों में हमने देखा है मिट्टी या फिर स्लेट वाली पेंसिल, ठीक है, इन सब चीज़ों को खाने की बहुत ज़्यादा उनमें तलब होती है। अब इनका नैदानिक माहौल में उपयोग किया जाता है। मादक पदार्थों का सेवन यानी सब्सटेंस यूज, सामान्य शब्दों में यह किसी ऐसे पदार्थ का कभी आभार यानी शौकिया उपयोग में होता है, मतलब कभी कभी हम लोग शौक से कुछ खाते पीते हैं, है ना, चाय भी, कॉफी भी हमारा मादक पदार्थों के सेवन यानी सब्सटेंस यूज और नशीली चीजों में आता है, क्योंकि उसमें कैफीन पाया जाता है। फिर आता है मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन, हानिकारक उपयोग। किसी भी चीज को हम नॉर्मली 2-3 बार पियेंगे तो ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे और ज्यादा मात्रा में पीते तो वो हमारे लिए पॉइजन हो जाता है। जैसे दवा हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन आप उसी दवा को ज्यादा मात्रा में पियोगे या फिर जितना आपका ड्यूरेशन दिया गया है उस टाइम पीरियड से आप अधिक पियोगे तो वो दवा हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। जैसे नमक सब्जी का स्वाद बढ़ाता है, तो वही नमक ज़्यादा मात्रा में लेने पे हमारी टेस्ट भी खराब करता है। जैसे शुगर से भी आप रिलेट कर सकते हो, शुगर तो टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा शुगर खाने से हमारी डायबिटीज़ भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से हमारा
सब्सटेंस यूज भी है। इसके बाद में आप पूरा लिख सकते हो जितनी भी नशे वाली चीज़ें आती है और कुछ हमारे ड्रग्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कुछ दवाइयाँ भी, ठीक है। जैसे कुछ लोगों में होती है ना दवा को, मतलब छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उनको दवा खाने की आदत होती है। थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ तुरंत दवा खोजने लगेंगे, है ना। थोड़ी सी मोच आई, चोट आया, वो बोलेंगे दवा कहाँ है। हद है यार, मतलब इतना ज़्यादा भी दवा नहीं खाना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो लोग टेम्पररी तो आपको दवा रिलीफ कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको एक लत की तरह लग सकता है। अच्छा, हीरोइन हो गया और भी बहुत सारी ऐसी हमारी नशीली चीज़ें, उनका नाम आप दे सकते हो पॉइंट बनाकर। फिर आता है किशोरों पर मादक पदार्थों के सेवन से प्रभाव। तो इस पे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सब को पहले वो क्यों पीते हैं, वो क्यों चाहते हैं इन सब का सेवन करना, है ना। कभी कभी बड़े बुजुर्ग भी नहीं पीते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, 12 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा नशा कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो और ऐसे भी सामने देख सकते हो, सड़क पे कोई एकदम बेवला होकर जा रहा है ना। इतना नशा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको पहली चीज़ तो उनको लगता है कि इसको पीने से इंसान बहुत बड़ा और स्ट्रांग कहलाता है। दूसरा, उनको लगता है इसे बहुत ज़्यादा रईसी दिखती है ना। और उनको लगता है कि उनकी जो एज है उनमें वो नशा करके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे उनकी एज होती है उनको ये चीज़ समझ में आने लगती है कि उनके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल में कैसे करना और ये क्या प्रभाव करती है। तो खराब शैक्षिक निष्पादन की ओर ले जाने वाले संज्ञानात्मक पदार्थों को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास और उससे जुड़े नकारात्मक प्रभाव, यानी हमारी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। और न्यूरोट्रांसमीटर में हस्तक्षेप करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का हमारे ब्रेन का सिस्टम है जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है ना। ब्रेन में हमारे दिमाग को सही तरह से संचालित करने में हमारी हेल्प करता है। और इन सब के ये जो सेल्स है, ये जो इनके डिसबैलेंस हो जाने की वजह से या कम या ज़्यादा होने की वजह से हमारी मानसिक बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को भी डिसबैलेंस करता है और हमारे हैप्पी हार्मोन यानी कि हमें डोपामिन बढ़ा देता है। फिर फेफड़े, लीवर, किडनी, इन सब पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ें पता है, वो सब पॉइंट बना के लिखना है। इनहेलेंट और हीट बर्न तंबाकू यानी सिगरेट, बीड़ी और मारिजुआना के मामले में सांस लेने में समस्या होती है, यानी आपको दम्मा, अस्थमा, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है। फिर पाचन और प्रजनन प्रणाली को पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत बुरा असर डालती है। जो ज़्यादा नशा करते हैं उन लोगों में देखोगे आप कि बहुत ज़्यादा उल्टी या कुछ जॉन्डिस वगैरह इन टाइप की बीमारियां, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है, खांसी, है ना। तो टीबी वगैरह, इन सब कैंसर, इन सब की भी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे कि हाँ, ज़्यादा सिगरेट या तंबाकू या बियर पीने से इंसान को फेफड़े से जुड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम होने लगती है ना। और जब उनको ये चीज़ें नहीं मिलती है समय पर, तो उनमें एक अलग ही उत्तेजना आपको देखने को मिलती है, एक अलग ही गुस्सा क्रोध देखने को मिलता है, जैसे वो तिलमिला गए हैं, जैसे उन्हें सांस ही नहीं आ रही हो, अगर उनको एक भी दिन वो चीज़ें ना मिले, नशे की चीज़ें ना मिले। तो फिर आता है बच्चों और किशोरों का परामर्श देना। तो उनको कैसे परामर्श देना है। बच्चों और किशोरों में परामर्श देने के टाइम कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों और किशोरों के मामले में ज़्यादातर जब वे परामर्श के लिए आते हैं या रेफरल का मामला होता है, उन्हें या तो माता पिता या शिक्षकों, प्रशासन, इनकी मौजूदगी में परामर्श दिया जाता है, ठीक है, और उनकी परमिशन के साथ, और उनकी अनुपस्थिति में नहीं दे सकते हो आप। फिर आता है उन्हें शायद परामर्श प्रक्रिया के बारे में जागरूकता या इसकी समझ नहीं हो, और उन्हें उसकी जरूरत और इसमें अपनी भूमिका के बारे में भी शायद पता ना हो, इसलिए इन सब की जानकारी उनको देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चों में भाषा क्षमता, यानी मौखिक, ओरल और वर्बल, है ना, ये सब नॉन वर्बल, ये सब कम्युनिकेशन उनको पता नहीं होता हो कि और आप बिना बोले भी कोई फेशियल एक्सप्रेशन कैसे देना है, इमोशंस को कैसे व्यक्त करना है। तो इन सब चीज़ों में उनको काउंसलिंग देने में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। परिवार परामर्श, फैमिली काउंसलिंग भी दी जाती है, फैमिली को समझाया जाता है कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उसके थ्रू भी आप बच्चों को हील कर सकते हो, उनको काउंसलिंग दे सकते हो। फिर आता है व्यवहार विश्लेषण अनुप्रयुक्त,
ABA के तहत यानी अमेरिकन साइकोलॉजी के तहत परामर्श बच्चों और किशोरों को कक्षा जैसी कुछ सामाजिक माहौलों में यानी क्लासरूम हो गया या काउंसलिंग उनको बातचीत के दौरान भी दी जाती है, उनके हेल्थ से रिलेटेड भी जानकारी उनको दी जाती है, उनको एजुकेशन के थ्रू भी उनको प्रोवाइड की जाती है और उनको बताया जाता है कि आपके खाने पीने के तरीके में अगर आप बदलाव करोगे, अपने टाइम को सही से मैनेज करोगे तो आप इन सब प्रॉब्लम से खुद ही निपट सकते हैं। फिर आता है क्रीड़ा चिकित्सा। क्रीड़ा चिकित्सा तो हमने पहले पढ़ा था यूनिट 9 में आई थिंक या 8 में, यानी कि खेल से रिलेटेड। इसमें खेल के थ्रू उनकी इमोशंस को समझा जाता है और उनकी काउंसलिंग की जाती है। सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस, उनको मेडिटेशन और योगा का प्रयास करवाया जाता है। फिर हमारा आता है मादक पदार्थ सेवन विकार में परामर्श। तो इसमें काउंसलिंग कैसे लेना है, इसके काउंसलिंग के टोटल 5 मॉडल है। हमारा पूर्व चिंतन यानी प्री कॉन्टेम्प्टेशन है ना। इस स्तर पर किशोर आमतौर पर संभावित नुकसान यानी जोखिम बड़े पदार्थ से जुड़ी समस्याओं से अनजान होते हैं कि अगर वो नशीली चीजें का सेवन करेंगे तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उनके और उनकी फैमिली के बीच क्या रिलेशन खराब हो सकते हैं, वो अपने शरीर के साथ कितना बड़ा गलत कर रहे हैं, उनको आगे चलकर कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब वो समझे बिना ही इन सब चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। जैसे भांग भी एक नशीली चीज़ों में आता है। फिर आता है चिंतन। इस स्तर पर क्लाइंट ने मादक पदार्थ के सेवन के अपने पैटर्न से जुड़ी समस्याओं को देखना शुरू कर दिया है और उसने छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। चिंतन यानी कि वो जो नशे कर रहे थे उनसे मुक्ति पाने के लिए सोचने का प्रयास कर रहे। फिर आता है संकल्प यानी तैयारी। यह मादक पदार्थ छोड़ने की योजना का चरण होता है। यहाँ पर तैयारी की जाती है कि किस प्लानिंग की जाती है, किस तरह से आप छोड़ सकते। फिर आता है कार्रवाई यानी कि एक्शन लेना। प्लानिंग हो गई, आपने सोचा उस बारे में कि पहले आपको पता चला कि आप सेवन कर रहे हो तो इससे आपकी बॉडी को कितना खतरा है, आपके रिलेशन पे क्या असर पड़ रहा है, कितना बुरा असर पड़ रहा है। फिर आपने उसके बारे में सोचा, ठीक है। फिर आता है छोड़ने के बारे में आपने सोचा कि हाँ इसको यार मैं छोड़ दूंगा। फिर उसकी तैयारी की, प्लानिंग किया कि हाँ क्या क्या करना होगा। फिर आता है कार्रवाई यानी कि एक्शन लेना। इस चरण में मादक पदार्थ छोड़ने के लिए की गई कार्रवाई शामिल है। आप क्या एक्शन ले रहे हो, आप उस बियर बार पे जाना छोड़ रहे हो, आप पार्टीज अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, आप उस टाइप की चीजें घर पे नहीं रख रहे हो, घर पे बंद कर रहे हो, आप वैसे दोस्तों से बातचीत करना कम कर दियो या उनसे मिलना प्रेफर नहीं करते हो जो आपकी तरह नशा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब करने से हमारी जो एक्शन है ये अच्छे से प्रभावित होगी और हम इस बारे में सोचेंगे। फिर आता है बरकरार रखना या पुनः पतन। इस चरण में परामर्श जो है लक्षित व्यवहार बनाए रखने में क्लाइंट की मदद करते हैं कि आपने जो छोड़ दिया उसको कंटिन्यू छोड़े रखो, ठीक है, क्योंकि अगर काउंसलिंग बीच में आप छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपका माइंड बार बार आपको उस